साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों आज जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये है एक बेसिकली मर्डर मिस्ट्री। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जहाँ पर अक्यूज पर बड़े गंभीर आरोप हैं कि उन्होंने सबसे पहले मृतक को कन्फाइंड किया, उसके बाद उसको बहरे में से मारा पीटा, उसके नाखून तक उखाड़ दिए, खून खून कर दिया उसको, उसकी मौत तक कारित कर दी। एक जना उसकी लाश को घसीट के ठिकाने लगा रहा है और दूसरा मुलजिम जो है सबूत में डरा है। इतनी गंभीर साक्ष्य, इतने गंभीर परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी अक्यूज जो है वो बरी हो गए सुप्रीम कोर्ट से। तो ऐसे क्या दावपेच उनके पास में थे, वो बरी हो गए। साथियों एक बात समझ लो कि आपको यदि किसी केस में गलत फंसाया गया तो वहाँ पर आपके पास राइट है टू डिफेंड। पर डिफेंड का मतलब है कि प्रॉपरली डिफेंड, ये नहीं कि आधे अधूरे मन से हम डिफेंड कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे हम घबरा के डिफेंड कर रहे हैं। लोग कुछ भी कहें कहते रहेंगे, मीडिया कुछ भी कहे कहते रहेगी, हमारे घर वाले कुछ भी कहे कहते रहेंगे, बट अगर हम इनोसेंट है तो हमको फाइट करना पड़ेगा। मुसीबत कभी भी किसी पर भी आ सकती है, बट अगर प्रॉपर डिफेंड किया जाए तो मुसीबतों को हम ख़त्म भी कर सकते हैं। साथियों इस केस के फैक्ट्स क्या थे इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें पूरी की पूरी मिस्ट्री जो है समझ में आएगी। साथियों यहाँ पर कंसर्न जो अक्यूज पर्सन है उनको चार्ज किया गया 302 आईपीसी के अंदर। इसके अलावा 201 आईपीसी की भाई अपने साक्ष्य मिटा दिए और इसके अलावा कॉमन इंटेंशन के चार्ज भी जो है इन पर लगा दिया गया। गंभीर मामला था। साथियों जो यहाँ पर डिकीज्ड है वो है मिस्टर एम। मिस्टर एम के प्रकांड प्रेम संबंध थे मिसिस ए के साथ में। यहाँ मेरे मिसिस ए से लिखा है क्योंकि जो मिसिस ए है उसने संबंध रखे मिस्टर एम के साथ में, बट सब्सिक्वेंटली इसको धोखा देकर किसी और मर्द के साथ जो है शादी कर ली। क्लियर है। अब मिस्टर एम जो है बुला नहीं पा रहे थे मिसेस ए को, लगातार उनसे मिलना, संपर्क करना, कॉरेस्पॉन्डेंस करना। जब ये बात मालूम पड़ी लड़की के भाई और उसके पिता को तो उनका खून जो है गर्म हो गया। तो यहाँ पर मोटिव दिखाने का प्रयास करा कंसर्न प्रोसिक्यूशन ने। अल्टीमेटली ये शो करने की कोशिश करा कि इन दोनों ने मिलकर इसकी जो है हत्या कर दी, इसको ठिकाने लगा दिया ताकि ये व्यक्ति उनकी बहन की खुशियों में या उनकी बेटी की खुशी में जो है शामिल ना हो पाए और उसे तंग ना कर पाए। साथियों जब भी मर्डर केस होते हैं जहाँ पर किसी ने डायरेक्टली अक्यूज के द्वारा डिकीज को मारते हुए नहीं देखा तो वहाँ पर दो थ्योरीज बड़ी काम की है। सबसे पहले है लास्ट सीन थ्योरी, दूसरा है मोटिव। लास्ट सीन थ्योरी के लिए इन्होंने क्या करा कि एक बयान कराए मिस्टर गोविंद के। मिस्टर गोविंद का ये कहना है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो अक्यूज नंबर 1 है वो लाश घसीट के ले जा रहा था और लाश खूनों खून थी और खून के धब्बे और सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य अक्यूज नंबर 2 जो है मिटा रहा था। तो ये महत्वपूर्ण लिंकिंग एविडेंस थी इस केस को प्रूव करने के लिए। इसका कहना कि मैंने सूचना जो है उसके माता पिता को दी, मतलब डिकीज के माता पिता को, जो कि है PW1 एंड PW6। ये जो है थाने गए, इन्होंने रिपोर्ट दी, इस पर एफआईआर कटी, इन्वेस्टिगेशन हुआ और अक्यूज जो है वो चार्जशीट हो गए। साथियों इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने जो है अक्यूज को तो बरी कर दिया, मामला हाई कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया, फिर मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 बिंदु देखे जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। बिंदु नंबर 1 कि अगर केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे है तो मोटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा केस को प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड डाउट और सारे एविडेंस की जो चेन है वो ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी चेन सस्पेक्टेड हो गई या ब्रेक हो गई तो उसका फायदा जो है अक्यूज को मिल जाएगा। और कोर्ट ने यहाँ पर ध्यान दिलाया जजमेंट ऑफ शरद बिरदीचंद का, जिसमें ये सारे व्यूज जो है वो रिट्रीव किए गए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ट्रैवल करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को द डिस्टेंस बिटवीन मे बी एंड मस्ट बी, मतलब संदेह की कोई गुंजाइश होने नहीं चाहिए। इनको ऐसे हाइपोथेसिस क्रिएट करने होंगे जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यही व्यक्ति इन्वॉल्व है, कोई दूसरा इन्वॉल्व यहाँ पर नहीं हो सकता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि सस्पेक्शन कितना भी ग्रेव हो वो प्रूफ का स्थान नहीं ले सकता, केस को तो प्रूव करना होगा और ड्यूटी ज़्यादा होती है इन मामलों में प्रोसिक्यूशन के ऊपर। चौथी इंपॉर्टेंट बात अक्यूज को डीम टू बी इनोसेंट माना जाएगा अनलेस प्रूवन गिल्टी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पॉइंट नंबर 5 था, कोर्ट ने जो देखा इस केस में कि जो स्टेटमेंट थे उस बच्चे के फादर के और जो स्टेटमेंट थे उस बच्चे की माँ के वो विरोधाभासी थे और उन्होंने लगातार जो है इंप्रूवमेंट करे। आप एक बात को समझ लीजिए कि जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस जो है बयान रिकॉर्ड करती है। वो कैसे रिकॉर्ड करती है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगी और आप आंसर दोगे, उसको वो नोट डाउन कर लेगी, जिनको कहते हैं पुलिस बयान, जिसके लिए प्रावधान कहाँ है 161 CRPC में। उन पर साइन नहीं होते हैं, उस पर जरे भी नहीं होती है। क्लियर है। जैसा बता रहे हो वैसा पुलिस जो है नोट कर लेगी टू ड्रॉ द निष्कर्ष। तो जो बयान पुलिस को दिए और जो बयान कोर्ट में दिए उसमें था मिसमैच, यहाँ डिफेंस बाजी मार गया। दूसरी बात सडन इंप्रूवमेंट से डिफेंस बाजी मार गया। तीसरी बात एबनॉर्मल कंडक्ट को जो है डिफेंस रिकॉर्ड पे लिया है। उसका कहना है कि जहां इंसिडेंट हुआ है वो प्लेस जो है आबादी क्षेत्र में, बड़ी कमाल की बात है कि वहां लोग भी हैं, नियर में पुलिस चौकी भी है और बाप जो है बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ ना हल्ला मचा रहा है, ना लाश से लिपट रहा है और ना ही थाने में जाकर रिपोर्ट कर रहा है और ना ही चौकी में जाकर रिपोर्ट कर रहा है, ना ही लोगों को बोल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कंसर्न मृतक के माता पिता मुलजिम को बाय नेम जानते थे तो जब लाश का पंचनामा हुआ
ये इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको मैं कि जब भी कोई लाश मिलेगी पुलिस को और ऐसी स्थितियां हैं बिलीव करने के लिए कि ये डेथ जो है अननेचुरल है, तो लाश का सबसे पहले होगा इंक्वेस्ट, फिर इसको ले जाएंगे मॉर्चरी के अंदर, फिर इसका होगा पोस्टमार्टम, और इससे पहले की जो स्टेज है वो है पंचनामा। तो उस पंचनामे में पूछते हैं कि कारण क्या है मौत का और किस पे आपको शक है, तो वहाँ पर नाम ले सकता था, वहाँ पर भी नाम नहीं लिया, तो ये सस्पिक्शन क्रिएट हो गया। जो भी गवाह थे लाश सिंह के, जिन्होंने आखिरी बार देखा मृतक को और अक्यूज को एक साथ, वो सब हॉस्टाइल हो गए, समर्थन नहीं करा, मोटिव जो है प्रूव नहीं कर पाए एंड तक। इसके अलावा ये कहते हैं कि नाखून जो है उखाड़े, खून निकल गया, खून जो है वहाँ पर बह रहा था, पर कोई भी सैंपल जो है कलेक्ट नहीं हुआ, खून आलूदा मिट्टी का, ठीक है, इसको कहते हैं ब्लड सीमेंट सॉइल। तो कुल मिला के जो रिकवरीज थी वो डाउटफुल हो गई, और जो एलिज वेपन था वो 27 की इतला पर रिकवर करना बताया, पर कोर्ट ने कहा कि रिकवरी जो है वो ओपन प्लेस से है, ऐसे स्थान से कि जहां पर इजीली कोई भी एक्सेस कर सकता है, और इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन कि कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करके या अपराध करके उसकी साक्ष्य जो है रिकवर करा देगा। तो कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट में जो भी रिकवरीज है वो डाउटफुल दिखाई देती है, और जब मुलजिम सामने है, मुलजिमों के नाम जो है मालूम है, कंसेंट मृतक के माता पिता को, तो लंबे टाइम बाद वो अरेस्ट क्यों किए जा रहे हैं? इसका मतलब आफ्टर थॉट मैनिपुलेशंस किए गए, एक ब्लाइंड केस को रूप देकर केस बनाकर चार्जशीट कर दिया। कुल मिला के कोर्ट का महत्वपूर्ण टाइम जो है ज़ाया हुआ, इनोसेंट अक्यूज जो है यहाँ फंस गया। तो कोर्ट ने इन स्थितियों को देखते हुए, जहाँ प्रोसिक्यूशन सर्कमस्टेंसेस एविडेंस को प्रूव नहीं कर पाया, लास्ट सीन थ्योरी को प्रूव नहीं कर पाया, मोटिव को प्रूव नहीं कर पाया, मटेरियल एविडेंस कलेक्ट नहीं हुआ है, इसका कारण नहीं दे पाया, रिकवरी सस्पेक्टेड थी, इसका कारण नहीं दे पाया, और जो कंडक्ट था मटेरियल विटनेस का एबनॉर्मल था, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो कोर्ट ने वहाँ बरी कर दिया। तो कहने की बात है कि अपराध गंभीर हो सकता है, अपराध बड़े से बड़ा हो सकता है, पर जब तक कनेक्टिंग एविडेंस नहीं है मेरे दोस्त, तब तक कोई अपराधी नहीं हो सकता। तो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ इमोशंस नहीं है, रूल ऑफ मीडिया नहीं है। तो अपराध की एक एक स्थिति को साबित करना होगा, अगर साबित नहीं कर पाता है प्रोसिक्यूशन, तो वहाँ पर फायदा जो है कंसर्न अक्यूज को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? तो लोग चिल्लाना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप सच्चे हो तो डिफेंड प्रॉपर तरीके से कर लो, यही आपको मेरा एडवाइस है। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।